नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, MPPSC 2025 के लिए मैं आपके लिए एक रामबाण सीरीज लेके आया था और उसका आज लेक्चर नंबर 19वां है। यानी दोस्तों, हमने 18 लेक्चर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और एनालिसिस के बेस्ड पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो बच्चे इस सीरीज में कंटिन्यू होंगे उन्हें देखने को मिल रहा होगा कि सर MPPSC लगातार प्रश्न को क्या कर रहा है, सर रिपीट कर रहा है। और रिपीटेशन भी ऐसी होती है कि सर की जो डिटेल होती है उसके आइट साइड का ही वह क्या करता है, रिपीट करता है। तो यह सीरीज आप देख सकते हैं कि एनालिसिस के बेसिस पे ही मैंने इसे बनाया था और उसके आधार पर देखते भी आपको बन रहा होगा कि हाँ सर, सभी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह सीरीज आपके लिए रामबाण सीरीज है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मेरा तो यही मानना है कि आप ही डेली डिसिप्लिन के साथ इस सीरीज को देखिए। आप देखेंगे अपना भला होगा, अपना भला यानी सबका भला। तो मेरा यही मानना है कि इस सीरीज को आप डेली फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। इसकी उपयोगिता मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ कि भैया इसमें जो MPPSC ने जितने भी एग्ज़ाम आयोजित कराए हैं उन सभी के प्रश्न हैं। और मैंने आपको बताया था 80 से लेकर 90 नंबर कभी MPPSC में पाना है तो इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 18 के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। एक था रानी दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो भैया इसका राइट आंसर है दमोह जिले में। ठीक है, इसे हाल ही में मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, इसलिए मैंने यह प्रश्न आपसे पूछा था। दूसरा था उदयगिरि की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं, तो उदयगिरि की गुफाएं आप सभी को पता है गुप्त काल से संबंधित है। और फिर मैंने इसमें बताया था कि 5 गुफाओं में भगवान विष्णु की बराह अवतार की प्रतिमा हमें इसमें देखने को मिलती है। जिसने राइट आंसर दिया उन सभी का धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आप आगे जाएंगे। जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो नोट कर लें भैया, आप भी आगे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, आगे आने से पहले हम हमारी टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है PSC बाय डीसी सर की एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं। आप एनालिसिस कीजिए एक बार उन्हें लगाकर। डेमो टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेमो टेस्ट दीजिए। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि एनालिसिस के इतना आधार पे हम बना रहे हैं उन टेस्टों को कि आपके एग्ज़ाम में सीधे वहीं से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सीधे टेस्ट सीरीज से प्रश्न आएंगे। आप देख लीजिएगा, उसमें कचरा नहीं है। जो कचरा फैला रखा है वो कचरा हमने बिल्कुल इकट्ठा नहीं किया है। हम वही आपसे पूछ रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको भैया 7 तारीख के दिन के लिए तैयार रहना है, जिसमें आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारी 8 तारीख के FLT 03। कभी आप इन दोनों टेस्टों को देना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, MPPSC का कोर्स भी लाइव है, इसे भी ज्वाइन कीजिए। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप कुछ गलत परचेज कर लेंगे। उससे पहले इन क्लासेस की आप डेमो लीजिए हमारे एप्लीकेशन पर जाकर और इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ भी आपके एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह सभी रही हमारी बातें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की, जिसमें पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं। तो भैया कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के लगभग 4.8 मिलियन लोग, कितने, 4.8 मिलियन लोग किस में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, और उसमें से कभी हम परसेंटेज देखते हैं तो लगभग 69.8% लोग किसमें हैं, कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी वाला। ठीक है, सर्वाधिक कृषि में कार्यरत लोगों की बात करते तो हमें रीवा में देखने को मिलते हैं। लगभग 4.5 लाख लोग यहाँ पर किसमें, कृषि में कार्य करते हैं। और सबसे कम की बात करते हैं तो अलीराजपुर में लगे हुए हैं। यहाँ पर लगभग 73,000 लोग क्या करते हैं, कृषि में कार्यरत हैं। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। कल हमारा जो लाइव बैच चल रहा है उसकी आप सभी को पता है यूनिट 4 की आखिरी क्लास है, जिसमें हम जनसंख्या पढ़ेंगे। तो इन सभी आंकड़ों को बहुत अच्छे से एक और बार डिस्कस करेंगे। कभी आप सभी इस क्लास को देखना चाहते हैं तो हमारा बैच ज्वाइन कीजिए, तो आपको भी इसका एक्सेस मिल पाएगा। हमारी दूसरी योजना है
या दूसरा प्रश्न है, गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। अब देखिए भैया, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, गांव की बेटी यानी बेटियों के लिए यह योजना है। ठीक है। अब गांव की बेटी योजना में क्या होता है कि जो बच्ची 12वीं पास कर जाती है और वह किसके ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में अपना अध्ययन करती है, उन बच्चियों को जब वह उच्च शिक्षा के लिए जाती हैं तब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति माह उन्हें क्या दिया जाता है, स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है। यह स्कॉलरशिप 10 महीने के लिए दी जाती है, तो लगभग 5,000 रुपये महीने 5,000 रुपये प्रति वर्ष उन्हें पैसा मिलता है। जब तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गांव की बेटी योजना के तहत 750 रुपये प्रति माह दिया जाता है और यह 10 माह तक दिया जाता है, तो लगभग 7500 रुपये हर साल महिला बालिकाओं को प्रदान किए जाते हैं। यह योजना 2005 में शुरू की गई थी। यह बात भी आपको याद रखना है भैया कि बहुत बार पूछा है गांव की बेटी योजना कब शुरू हुई, तो 2005। किन के लिए, कि जो बच्चियां उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं उन बच्चियों के लिए ये योजना चलाई गई थी। कारण क्या होगा, बच्चियों में शिक्षा का जो अनुपात है उसे बढ़ावा देना। ठीक है, तो किसकी योजना है भैया, उच्च शिक्षा विभाग की यह योजना है। उच्च शिक्षा विभाग की अन्य योजना की बात करते हैं तो प्रतिभा किरण योजना। कौन सी, प्रतिभा किरण योजना मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। उसके साथ साथ विक्रमादित्य योजना और उसके साथ साथ सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये सभी योजनाएं किसके द्वारा चलाई जा रही हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। इन सभी योजनाओं के बारे में आपको याद होना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले के का क्या उत्पाद है। भैया ODOP यूनिट 6 का टॉपिक है, आप सभी को पता है कि सर ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिले में एक ऐसा उत्पाद करेंगे कि एक ऐसा उत्पाद को हम शामिल करेंगे जिसे हम बढ़ावा देंगे, जिससे हमारे यहाँ से निर्यात को क्या मिले, बढ़ावा मिल सके, और जो छोटे मोटे किसान हैं उनकी क्या बढ़ सके, आमदनी बढ़ सके। तो भैया सिवनी जिले की बात कर रहे हैं, तो सिवनी जिले से जो शामिल किया गया है वह है हमारा सीताफल। अब देखो भैया, सिवनी किस में आता है, जबलपुर संभाग में। तो आज हम जबलपुर संभाग के सभी ODOP को पढ़ लेते हैं और याद करते चलिएगा, क्योंकि हम अब मैं संभाग वाइज आपको याद करा रहा हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे किस में, जबलपुर में। तो सर जबलपुर से क्या है, तो जबलपुर से मटर। ठीक है। फिर कटनी भी इसी संभाग में आता है, तो कटनी से है कटनी का स्टोन। ठीक है। फिर नरसिंहपुर आप सभी को पता है जबलपुर संभाग में आता है, यहाँ से है तुअर की दाल। तूर लिखा रहता है, कहीं तुअर भी बोला जाता है। फिर आप किस में जाएंगे, नीचे जाएंगे छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा से आप सभी को पता है क्या है, संतरा है। फिर सिवनी से तो यहाँ लिखा ही हुआ है सीताफल। फिर हम बात करते हैं किसकी, बालाघाट की। तो बालाघाट से जो शामिल किया गया वहाँ किया गया है चिन्नौर चावल को। किसको शामिल किया गया है, चिन्नौर चावल को शामिल किया गया है। फिर हम जाएंगे कहाँ पर, डिंडोरी और मंडला में। डिंडोरी और मंडला की बात करेंगे तो यहाँ से कोदो कुटकी को शामिल किया गया है। और मैंने आपको बताया था कोदो कुटकी क्या है, तो बाजरा की किस्म है कोदो कुटकी, उन दोनों को कहाँ से, डिंडोरी और मंडला से शामिल किया गया है। तो भैया आप सभी को पता है ये सभी ODOP के तहत इतने ज़िले अभी वर्तमान में हैं। पांडुरना को शामिल नहीं किया गया है अभी, तो पांडुरना का ODOP आ जाएगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। परंतु अभी हमें इतने ODOP पता है, यह मैंने आपको जबलपुर संभाग के पूरे कवर करा दी, आपको याद रखना है बिल्कुल। एक मैप बना लीजिए अपनी कॉपी में और संभाग वाइज उन्हें लिख लीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक विजेता मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से। अब देखो, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हम कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके हैं। अब प्रश्न वहीं से रिपीट हो रहा है लगातार कि किस जिले से है, किस खेल से, यही बात वो हमेशा कर रहे हैं। तो आ जाओ ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में एक और बार बात कर लेते हैं। तो भैया ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अब भैया ये किससे हैं सर, शूटिंग खेल से संबंधित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर टीम इवेंट में भाग लेते हैं। ठीक है,
अभी ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई थे पर जीत नहीं पाए थे। अब देखो भैया, इन्होंने एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक जीता था। टीम के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब इनके बारे में और हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें 2019 में एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर 2023 में इन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अब देखिए, पेरिस पैरालंपिक की भी हम बात कर लेते हैं। पैरालंपिक यानी पैरा ओलंपिक, जो कि कहाँ पर हुआ था? 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। इसमें मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी, एक कपिल परमार और एक रुबीना फ्रांसिस, इन दोनों ने कौन सा कांस्य पदक जीता था भैया? ये आपको याद रखना है, कौन सा कांस्य पदक जीता दोनों ने। और ये किससे हैं? तो सर ये है जूडो से, और ये रुबीना फ्रांसिस जो है वह शूटिंग से संबंधित है। और रुबीना फ्रांसिस कहाँ से हैं? तो जबलपुर से हैं सर। और कपिल परमार कहाँ से? सीहोर ज़िले से। तो हम सबका प्यारा सीहोर आप सभी को पता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, आपके पेपर में पेरिस पैरालंपिक से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? अब यहाँ पर देखो, राजकीय वृक्ष का साइंटिफिक नेम पूछ लिया। तो सर साइंटिफिक नेम से हमने एक बार और MPPSC में देखा था, जब उसने मध्य प्रदेश का जो पक्षी है दूधराज, उसका भी साइंटिफिक नेम पूछा था। तो सर लगभग रिपीट प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम बात करते हैं राज्य की वृक्ष की। तो आप सभी को पता है हमारा वृक्ष क्या है? तो सर बरगद है, सबको पता है। और बरगद का नाम जो साइंटिफिक नाम है वो फाइकस, क्या है भैया? फाइकस बेंगालिस, फाइकस बेंगहोलेंसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। अब देखो, सभी को हम एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखो, वृक्ष के ऊपर पहले पक्षी को बिठा देते हैं। वो क्या है भैया? दूधराज है सर। और दूधराज का साइंटिफिक नाम क्या है? पैराडाइस फ्लाईकेचर। ठीक है, डन। फिर हम बात करते हैं किसकी? हमारे यहाँ पशु की। तो सर पशु जो है हमारा बारहसिंगा है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है रूसरवेस डूबा सेली। डूबा सेली करके याद रख लीजिएगा कि भैया पक्षी तो डूब जाएगा पानी में, ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। अब पुष्प की बात करते तो लिलियम कैडियम आप सभी को पता है, या सफ़ेद लिली उसका हिंदी में नाम है। अंग्रेजी में हम बात करेंगे तो लिलियम कैंडियम उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, राजकीय हमारे यहाँ फसल की बात करते हैं तो सोयाबीन है। और सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। और मछली हमारे यहाँ कौन सी है? तो सर महासीर है। और महासीर का साइंटिफिक नाम क्या है? टोरप्यूटिटोरा। ये क्या है? मछली का है। खेल हमारे यहाँ भैया मलखंभ है। नाट्य हमारे यहाँ सर माच है, जो कि मालवा में प्रसिद्ध है। और नृत्य हमारे यहाँ राई है, जो कि कहाँ? बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। तो ये हमने मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में बात कर ली। इनको आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न देखने को मिलता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, या भारत की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत के वन आवरण में मध्य प्रदेश के वन आवरण का प्रतिशत योगदान कितना है? अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, भारत के से हमारा क्या पूछा हुआ है, मतलब कि भारत से आप कंपेयर करके बताइए कि मध्य प्रदेश में कुल कितना हमें देखने को मिलता है। अब हम भारत में जब पूरे वन क्षेत्र की बात करते तो 7,13,779 वर्ग किलोमीटर क्या देखने को मिलता है हमें? कुल वन क्षेत्र देखने को मिलता है। कहाँ पर? भारत में। और सर हम मध्य प्रदेश में बात करते तो मध्य प्रदेश में आपने बताया था कि 77,493 वर्ग किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
अब इससे कंपेयर पूछा था कि भारत के कंपेयर में मध्य प्रदेश में कितना है, तो लगभग सर हमें देखने को मिल रहा है 10% के समथिंग देखने को मिल रहा है। यानी मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है भारत की तुलना में वहाँ कितना है, 10.66% है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है, 77,493 वर्ग किलोमीटर। भारत के वन क्षेत्र का वह कितना है, 10.66%। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का वह कितना है, तो सर 25.14% है। ये भी आपने बताया। ये क्या है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, और ये क्या है, भारत के क्षेत्रफल का। दोनों में डिफरेंस करके चलिएगा, यहीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लगभग 2.16% क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट 11.10% है। ओपन फॉरेस्ट हमारे यहाँ कितना है, 11.88% है। मैंने आपको बताया था 10 से लेकर 40% तक क्या आता है, जहाँ पर वन आवरण होता है वहाँ ओपन में आता है। 40 से 70 यहाँ पर वन आवरण होता है वहाँ मीडियम में आता है, और 70 से अधिक यहाँ पर होता है वहाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट में आता है। और झाड़ियों में क्या आती है, तो झाड़ियों में सर 10% से कम वाला क्षेत्र आता है। और सबसे ज़्यादा झाड़ी हमारे यहाँ पन्ना में पाई जाती हैं। ये सभी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज वापस से रिवीजन कराया। ये नया प्रश्न था कि मध्य प्रदेश का कितना है, तो आपको याद रखना है 10.66% है भारत की तुलना में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भील नृत्यों में से किसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में रहती है। इनके द्वारा एक बाट्या नृत्य किया जाता है, और बाट्या नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि बाट्या नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है भील जनजाति से यह नृत्य संबंधित है। भील जनजाति के अन्य नृत्यों की हम बात करते हैं तो देखिए भैया, यहाँ गेर नृत्य करते हैं, फिर दिचकी नृत्य करते हैं, गौरी नृत्य करते हैं, घूमर नृत्य करते हैं, भगोरिया नृत्य करते हैं। तो आदि नृत्य भी किसके द्वारा किए जाते हैं, भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लहरी बाई जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, किस जनजाति से संबंधित हैं। तो देखिए 2023 में आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया गया था। आप सभी को ये बात तो पता ही होगी। अब इसमें क्या हुई, एक असगरी बाई आती हैं बीच में, कौन, लहरी बाई, सॉरी लहरी बाई आती हैं, और ये कहाँ की थी, डिंडोरी की रहने वाली थी। और इनके द्वारा क्या किया गया था, जो मोटा अनाज है कोदो कुटकी आदि, कोदो कुटकी आदि जितने भी मोटा अनाज है उनका एक बैंक खोला गया था। क्या, और बैंक में क्या करती थी, यह जो मोटा अनाज था उनको संरक्षण करती थी, उनको संरक्षित करके रखती थी। ठीक है, तो उसी के लिए क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पे इनको क्या बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और यह जो है वह बेगा जनजाति से संबंधित है, आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर है बेगा जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए एकमात्र जनजातीय संग्रहालय इसे बोला जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अब देखो इसकी जो उद्घाटन 2012-13 के समथिंग जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है, निधन हो चुका है, भारत रत्न में भी मिला है इन्हें, तो यह भी याद रखना है। तो 2012-13 के समथिंग जनजातीय संग्रहालय का किसने, हमारे प्रणब मुखर्जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह जो जनजातीय संग्रहालय, इसके द्वारा एक चौमासा नामक पत्रिका निकाली जाती है, ये भी याद रखना, यह MPPSC ने पूछा है। मध्य प्रदेश में अन्य जनजातीय संग्रहालयों की हम बात करते तो हमें इंदिरा गांधी जनजातीय संग्रहालय देखने को मिलता है। कहाँ पर, भोपाल में। फिर एक बादल भोई जनजातीय संग्रहालय हमें देखने को मिलता है छिंदवाड़ा में। फिर अभी देखो मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 और जो जनजातीय संग्रहालय उनका उद्घाटन किया। एक था संग्राम साहा व शंकर साहा, स्वतंत्रता सेनानी जनजातीय संग्रहालय, ये कहाँ पर, जबलपुर में उन्होंने उद्घाटन किया था।
और एक और बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्रामी संग्रहालय का उद्घाटन उन्होंने छिंदवाड़ा में किया था। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। जो हमारा जनजातीय संग्रहालय वह श्यामला हिल्स पर स्थित है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं भोपाल जाओ तो जो विधानसभा भवन है उसके आइट साइड आपको देखने को मिलेगा, इसे ज़रूर घूम के आना है आपको। बहुत अच्छा बना है, जब एक बार चले जाएंगे तो आप बोलेंगे वाह यार क्या कलाकारी दिखाई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और घूमने का एक अलग ही मज़ा है इस संग्रहालय में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? भैया होमो इरेक्टस का मतलब है मानव कंकाल, मानव के खोपड़ी का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि जब मध्य प्रदेश में मानव एक जगह से दूसरे स्थान पर घूम रहा था पाषाण काल के दौरान, तो वह सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीहोर में ही गया था, क्योंकि सीहोर से हम हैं तो सीहोर में ही सबसे पहले मानव पहुंचा था। और सीहोर के किस स्थान पे? तो हथनोरा नामक स्थान पे वहाँ पहुंचा था। 1982 के दौरान एक अरुण सोनकिया करके एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा यहाँ पर क्या की जा रही थी? खुदाई की जा रही थी। उस दौरान उन्हें एक मानव खोपड़ी या मानव का कंकाल मिलता है, और उस मानव का नाम ये क्या दे देते हैं? नर्मदा मानव उसका नाम रखते हैं। तो सबसे पहले मानव के साक्ष्य जो मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले थे? तो हथनोरा नामक स्थान से मिले थे, जो कि कहाँ पर है? तो सीहोर जिले में स्थित है। फिर देखिए भीमबेटका आप सभी को पता है पाषाणकालीन स्थल है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। 2003 में इसे किस में शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में शामिल किया गया था। भीमबेटका भी एक पाषाणकालीन स्थल है, ये बात आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पन्ना का नांद चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो भैया जो नान चांद मेला है वह भगवान शंकर के सम्मान में आयोजित किया जाता है हर साल। कब? मकर संक्रांति के त्यौहार के दौरान। कब? मकर संक्रांति के त्यौहार के दौरान कहाँ पर? पन्ना में आयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बुंदेलखंड की बात आ रही, पन्ना लगभग बुंदेलखंड में आता है, तो हम बुंदेलखंड के आज पूरे मेले देख लेते हैं। कल मैंने आपको मध्य भारत के बताए थे, आज हम बुंदेलखंड के देखते हैं। तो सबसे पहले सागर आता है, तो सागर में हमें धमोनी उर्स देखने को मिलती है। क्या? धमोनी उर्स कहाँ पर आयोजित की जाती है? सागर में। फिर अशोकनगर में आता है चंदेरी, और चंदेरी भी किस में आता है? बुंदेलखंड में। तो यहाँ पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। कौन का? जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। फिर अपन चलेंगे टीकमगढ़ में, तो यहाँ पर कुंडलेश्वर महादेव का मेला आयोजित किया जाता है। फिर हम छतरपुर में चलेंगे, तो छतरपुर में जल बिहारी का मेला हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ सभी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। आगे भी हम देख लेते हैं, रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। कौन का? शंकर भगवान का होगा, आप समझ में आ रहा होगा। शिवरात्रि के दौरान यहाँ आयोजित किया जाता है। फिर सीधी हम जाएंगे, तो सीधी में हमें चांडी देवी या चांदी देवी का मेला हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? मुख्य रूप से सीधी में देखने को मिलता है। तो ये सभी आज हमने 5-6 मेलों की बात करी, इन सभी को आपको याद रखना है। धीरे धीरे हम बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? मकर संक्रांति है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है? अभी 2-3 दिन पहले हमने प्रश्न एक सोल्व करा था कि बुंदेलखंड के लोक देवता कौन है। ठीक है, तो लाला हरदौल की मैंने कहानी बताई थी कि भैया अधिकतर दीपावली या कोई भी पूजन पाठ होती है, इनके यहाँ विवाह होता है, उस दौरान लाला हरदौल को इनके घर में आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहली पत्रिका लाला हरदौल के नाम से ही लिखाती है बुंदेलखंड में। तो यह बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध लोक देवता रहे हैं। मैंने इनको बताया था बड़े भाई की बीवी के ऊपर लाछन लगा रहे थे कि लाला हरदौल के साथ उनके संबंध है। इसके कारण लाला हरदौल ने क्या कर ली थी? जहर खाकर अपने क्या दे दिया था? बलिदान दे दिया था। तो उनके सम्मान में यहाँ बुंदेलखंड में इनको लोक देवता माना जाता है। अब निमाड़ में आप सभी को पता होगा कौन को? संत सिंगा जी को पूछते हैं, आप सभी को पता है? पता है कि नहीं पता? बघेलखंड में मेनली हमें अनूपपुर के समथिंग कौन? कबीर पंथी दिखने को मिलते हैं, कबीर जी को मानते हैं। मालवा में आते तो हमें भर्तहरि जी को पूछते हुए लोग बाग दिखते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी को याद रखना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? सबसे पहले तो हम मांडू में बात कर लेते हैं। तो मांडू भैया कहाँ पर है? मांडू पहाड़ी पर स्थित है, और कहाँ पर? धार में स्थित है। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू हैं
उन्होंने मिस्र के खंडरों से इसकी तुलना की थी, याद रखना। मिस्र के खंडरों से मांडू के महलों की तुलना की थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो यह पूछा जा सकता है। अब देखो, यहाँ जो स्थान है वह बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, ऐसा कहते थे बाज बहादुर बहुत अच्छा तबला वादक थे और रानी रूपमती बहुत अच्छा गाती थी। यह धनगर समुदाय से संबंधित थी। एक बार अपनी बकरी या भेड़ लेके बजा यहाँ जंगल में थी, उस दौरान यह गायन कर रही थी, तो बाज बहादुर को देख के इनको प्यार हो जाता है। तो यह फिर इन दोनों की यहाँ से प्रेम कहानी गढ़ती है। ठीक है, फिर इनके ऊपर अकबर आक्रमण करता है, तो अकबर क्या कर देता है, इनकी हत्या कर देता है बाज बहादुर और रूपमती की। रूपमती जहर खा के मर जाती है और बाज बहादुर क्या होते हैं, उनका युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है और रूपमती क्या करती हैं, हीरा खाकर अपनी जान दे देती हैं। ठीक है, तो यह कहानी याद रखना। तो रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था, बाज बहादुर ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि रानी रूपमती के महल से रानी रूपमती डेली माँ नर्मदा के दर्शन कर कर और उनकी पूजा पाठ करती थी। कुछ अन्य महलों की बात करते हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, मांडू में स्थित है, जैसे जहाज महल। तो जहाज महल जो बनवाया गया वह गयासुद्दीन के द्वारा बनवाया गया है। यह एमपीपीएससी ने पूछा है, आपको याद रखना है। फिर एक है हिंडोला महल। हिंडोला महल भी किसने बनवाया है, तो गयासुद्दीन द्वारा ही बनवाया गया है। ठीक है, जो कहाँ का, मांडू का ही एक राजा था। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। फिर देखिए अशरफी महल है यहाँ पर। तो अशरफी महल के सामने आपको देखने को मिलेगा राम भगवान का मंदिर। जब भी मांडू जाएं उन राम भगवान के मंदिर ज़रूर जाइएगा, बहुत प्राचीन मंदिर है और उसकी कहानी पढ़ के आइएगा तो आपको समझ में आएगा कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और उस मंदिर में आपको ज़रूर जाना है जब भी मांडू जाएं। मांडू में ये सभी तो घूमना ही है, साथ साथ उस मंदिर पर भी जाना है। वहाँ पर राम लला जी विराजमान है, आप देख के आइएगा, आपका आनंद से आप भरपूर हो जाएंगे। तो अशरफी महल को भी आपको याद रखना है, यह महमूद खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आज 3 ही हम याद रख लेते हैं। कुछ अन्य महल है जैसे तबेली महल है, दिलावर खां गोरी की मस्जिद है, आदि हुसंग शाह का मकबरा है। हुसंग शाह के मकबरे की भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि आपके पेपर में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए यह हुसंग शाह गोरी द्वारा ही बनवाया गया था। इसने अपने मृत्यु से पहले ही बनवा दिया था और इसे संगमरमर द्वारा बनवाया गया था, सफ़ेद संगमरमर द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया की पहली संगमरमर के द्वारा निर्मित वो है, एक प्रकार का मकबरा है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की जो स्थापना की गई है वह की गई है 1961 में। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। फिर 1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की जाती है, विकास निगम की स्थापना की जाती है। इतना याद रखना है, कब, 1978 में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा था, तो भैया आप सभी को पता है किसने, बाबर ने इसे किलों का रत्न या किलों की मोती की माला कहा था। आप ग्वालियर के किले की बात करते हैं तो ग्वालियर का किला आप सभी को पता है तोमर राजवंश के राजा सूरज सेन द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यह बहुत लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबाई का महल है। इसमें तेली का मंदिर, सहस्त्र बाहु का मंदिर, जिसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, आदि मंदिर इसमें स्थित है। जाएं तो इससे भी ज़रूर घूम के आइएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। अब देखो, कोरकू में तो मैंने बताया था कि भैया ये मेघनाथ की पूजा करते हैं और मेघनाथ में किसने, खम्ब स्वांग गड़ाकर, खम्बे को गड़ाकर उसकी पूजा करते हैं मेघनाथ के सम्मान में। ऐसा कहा जाता है कि इनने किसको, कोरकू को एक बार मेघनाथ ने युद्ध में बचाया था। और गोंड तो भैया अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। तो यह दोनों जनजाति अपने आप को क्या, रावण का वंशज मानती है। ओ ए और सी इसका राइट आंसर है। यही एमपीपीएससी का प्रश्न था और इसका राइट आंसर भी यही था, आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। परिणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ से, तो भैया आपने प्राणनाथ नामक एक व्यक्ति का नाम सुना होगा। कब, राजा छत्रसाल थे बुंदेला के, आप सभी को पता है बुंदेलखंड के जिनको शिवाजी कहा जाता था, इनके द्वारा एक प्राणनाथ को क्या दिया गया था, संरक्षण प्रदान किया गया था।
और प्राणनाथ थे जो प्राणामी संप्रदाय के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, यानी बहुत बड़े संरक्षक थे ऐसा कहा जाता है। और परिणामी संप्रदाय क्या करता है, एक भगवान को मानता है और इसे वैष्णव धर्म की उपशाखा भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म कौन, जो कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो कृष्ण भगवान को यहाँ मानता है वैष्णव धर्म, और जो अपना परिणामी संप्रदाय और कहता है कि दुनिया में केवल एक ही भगवान है, इनका ऐसा मानना है। ठीक है, तो यहाँ जो प्राणनाथ है वह छात्रसाल कहाँ पर, पन्ना में। तो पन्ना में एक प्राणनाथ का मंदिर बना हुआ है। क्या प्राणनाथ का मंदिर बना हुआ है, वह परिणामी संप्रदाय से संबंधित है। मकर संक्रांति अदर त्योहारों के दिन यहाँ पर क्या होता है, इसकी परिक्रमा लगाई जाती है। तो याद रखना है, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, पन्ना। तो परिणामी संप्रदाय कहाँ से संबंधित है, तो पन्ना से संबंधित है, आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए, वीर मित्रोदय के लेखक कौन है, तो वीर मित्रोदय के लेखक जो हैं वो मित्र मिश्र हैं। मित्र मिश्र के जो पूर्वज थे वह मुख्य रूप से बुंदेला राजाओं के यहाँ साहित्यकार हुआ करते थे। तो मित्र मिश्र द्वारा ही वीर मित्रोदय लिखा गया था। यहाँ पर हम भवभूति की बात करते हैं तो आप सभी को पता है यह कालिदास के समकक्ष माने जाते हैं, और यह पद्मपुर महाराष्ट्र से संबंधित थे। और इनके बारे में भी आता है, इनकी 3 जो रचनाएं थी वह बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा। तो कौन कौन सी है भैया, तो महावीर रामचरितम, दूसरी है उत्तर रामचरितम, और तीसरी है मालती माधव। ये बहुत बार एमपीपीएससी ने पूछा, इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन कर लिया था आज, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है, 10 बार बता दिया भाई। पिथौरा चित्रकला का जो उद्गम हुआ है वो झाबुआ के पिथौर गांव से हुआ है। कहाँ से, झाबुआ के पिथौर गांव से हुआ है। और यह चित्रकला मुख्य रूप से इनके पिथौर बाबा के सम्मान में बनाई जाती है। और जो पुरुष पिथौर कला करते हैं यानी पिथौर चित्रकला करते हैं उन्हें मुख्य रूप से लखिंद्र कहा जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे तो लखिंद्र नामक बहुत बार चित्रकलाओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है जनजातीय संग्रहालयों में। तो लखिंद्र कहा जाता है पुरुषों को जो पिथौर चित्रकला या पिथौरा चित्रकला बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है पिथौरा क्या है, एक प्रकार की चित्रकला है। अब इससे कौन सी जनजाति संबंधित है, तो भील जनजाति इससे संबंधित है। कभी उपजाति आती है तो आपको याद रखना है राठवा इनकी एक उपजाति है, वहाँ पिथौरा चित्रकला से बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आपको याद रखना है, संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील इसका राइट आंसर है। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र आप सभी को पता है रीवा में स्थित है। रीवा में 750 मेगावाट का क्या है सर, सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक फ्लोटिंग सोलार प्लांट के बारे में बताया था जो कहाँ पर बनाया जा रहा है, ओमकारेश्वर में बनाया जा रहा है, और उसकी क्षमता कितनी, 600 मेगावाट उसकी क्षमता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सर तांबे का है, तांबे का है, तांबे का है, तांबे का है। बॉक्साइड का नहीं है, जास्ता का नहीं है, सिलिकॉन का नहीं है, अयस्कर का नहीं है। यानी यह क्वेश्चन ही गलत है, तो पीएससी ने भी इसे डिलीट कर दिया था। आओ मैं रैंक बता देता हूँ। तो पहले में हम किस किस में हैं, तो सर तांबा, मैग्नीज और हीरा, इसके उत्पादन में हम पहले नंबर पे हैं। सेकेंड में किस में है, तो सर उर्वरक से क्या बनता है, रॉक फॉस्फेट से बनता है उर्वरक। आपने बताया था कि हर दूसरा आदमी खाद फेंकता है, और खाद किससे बनता है, रॉक फॉस्फेट से। फिर थर्ड नंबर पे हम चूना पत्थर में, यानी हर तीसरे आदमी को हम क्या लगाते हैं, चूना लगाते हैं, ये भी मैंने बोला था। फिर छठवें नंबर पे मैंने आपको बताया था हम किस में, बॉक्साइट में हैं। और कैसे याद कराया था, वाह से वाह याद करा दिया था। तो ऐसे मैंने आपको ट्रिक के द्वारा भी याद कराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत थे, तो पीएससी ने ऐसे क्या कर दिया था, डिलीट। कभी तांबा मैग्नीज हो जाता तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। अब 10 बार भैया मैंने कोयला आपको पढ़ा दिए हैं। तो सुहागपुर सर सबसे बड़ी कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली सबसे मोटी कोयला परत पाई जाती है, पेंच कानन सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पर नीमच में सर कोई कोयला नहीं मिलता।
तो महत्वपूर्ण नहीं है पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाता नीमच। ठीक है दोस्तों, आज के प्रश्न हमने पूरे कंप्लीट किए। अब हम करंट अफेयर पे चलते हैं, जो कि आपके आने वाले MPPSC 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला है, मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ चंबल कालीसिंध पार्वती लिंक परियोजना पर समझौता किया है? तो देखो, हाल ही में मनोज यादव और भगवत दयाल शर्मा जी हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा चंबल कालीसिंध और पार्वती लिंक परियोजना पर मंजूरी भरी गई है। इसका उद्देश्य पेयजल को बढ़ाना, साथ साथ सिंचाई व्यवस्था को और बढ़ाना। तो यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में, याद रखना है। अगला है, जुलाई 2024 में किसके द्वारा बजट पेश किया गया था? तो भैया जगदीश देवड़ा जी, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं और मंदसौर से यह संबंधित हैं, तो इनके द्वारा बजट पेश किया जाता है जुलाई 2023 में। और जो बजट का आकार होता है वो होता है 3,65,067 करोड़ रुपए का इनके द्वारा बजट पेश किया जाता है ना। 3,65,067 करोड़ रुपए का इनके द्वारा बजट पेश किया जाता है। और जो पिछले साल करते हैं उससे 16 गुना अधिक यह बजट होता है। दोनों आंकड़े MPPSC ने पूछे हैं और यह भी पूछा है किसके द्वारा पेश किया गया था। तो तीनों आंकड़ों को आपको याद रखना है। इसका डिटेल वीडियो कभी आपको पढ़ना हो तो हमारे जो PSC बाय DC सर के YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, जाके आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो भैया कॉलेज को अपडेट किया, साथ साथ उनमें जो डिजिटल शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करने की बात कही, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 55 कॉलेजों का एक साथ उद्घाटन किया गया था। तो आपको याद रखना है, यहाँ पेपर में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है? तो लगभग 55, वर्तमान में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हमारे यहाँ हैं। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, बेसनगर किस स्थान का प्राचीन नाम है? ठीक है। फिर पहले शुगर मिल किस जिले में खोली गई थी? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और कभी अच्छा लग रहा हो सेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ में अपना जो स्टेटस है उस पर भी एक बार इसे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आप जितना इसे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरे में मोटिवेशन आएगा, मैं आपको और अच्छा समझा पाऊँगा। क्योंकि मोटिवेशन का मेरे पास एक ही तरीका है, वो है आप कैसे देख रहे हैं उसे, कितने कमेंट करते हैं, वही सभी मेरा मोटिवेशन का आधार है। तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में वापस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।